स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऋतिक की पाठशाला में। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले होंगे बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, और साथ साथ ये बात करेंगे कि इसकी ड्रॉबैक्स या फिर लिमिटेशन, अगर हिंदी में कहे तो वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाएं क्या होती है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आरंभ दोस्तों देखते हैं कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज डज नॉट एग्जिस्ट। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें वस्तु का विनिमय वस्तु से किया जाता है, अर्थात वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है। यानी ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम अगर कुछ परचेज करना चाहते हैं तो वहां मनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मतलब कि मुझे कुछ खरीदना है तो मुझे सामने वाले को गुड्स देने होंगे, और अगर सामने वाला मेरे से कुछ खरीद रहा है तो वो भी मुझे गुड्स ही देगा, वो पैसे नहीं देगा, क्योंकि उस समय पैसे नहीं चलते थे। तो बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें केवल गुड्स के बदले गुड्स को ही आदान प्रदान यानी एक्सचेंज किया जाता था। मनी उस समय नहीं थी जो कि आज हम यूज कर रहे हैं। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम आई कि वो बार्टर सिस्टम जो कई साल पहले चलता था आज वह एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एग्जिस्ट मतलब विद्यमान ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं उसकी ड्रॉबैक्स कह दो, लिमिटेशन कह दो, या फिर हिंदी में आप उसको सीमाएं भी कह सकते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाएं क्या होती है उसको जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली लिमिटेशन निकल कर आती है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या थी कि अगर मुझे कुछ उस सिस्टम में खरीदना होता था तो मुझे एक ऐसे पर्सन को ढूंढना होता था जो मेरी चीज को खरीदना चाहे और साथ साथ अपनी चीज को मुझे बेचना चाहे। मान लीजिए मेरे पास गेहूं है और मैं चावल चाहता हूं, तो मुझे अपने एरिया में एक ऐसे पर्सन को ढूंढना होगा जो मेरे गेहूं तो खरीदना चाहे साथ साथ अपने चावल को भी उस समय वो बेचना चाहे। तो ट्रांजैक्शन तभी हो पाएगी जब दोनों पार्टी सेटिस्फाई होगी, जो खरीद रहा है वो और जो बेच रहा है वो। तो बार्टर सिस्टम में हुआ क्या करता था कि एक ही पर्सन एक ही टाइम पर सेल भी कर रहा होता था और एक ही टाइम पर परचेज भी कर रहा होता था। मान लीजिए रामू है, उसके पास गेहूं है, और ये शामू है और उसके पास चावल है। अब रामू और शामू अपने गुड्स को एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो रामू अपने गेहूं शामू को दे देगा, शामू अपने चावल रामू को दे देगा। तो रामू ने एक तरीके से अपना सामान सामने वाले को बेचा तो वो सेल हो गया, और साथ के सामने वाले का सामान उसने उस समय परचेज भी करा। तो ये एक ही टाइम पर ये दोनों पर्सन सेल परचेज भी कर रहे हैं और ये पर्सन भी सेल परचेज कर रहा है। यानी बार्टर सिस्टम के समय दोनों व्यक्ति एक समय पर सेल और परचेज दोनों करते थे। बट जब मनी आई तो मनी ने लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को खत्म कर दिया, यानी एक तरीके से वैनिश कर दिया। अब हमें किसी पर्सन को सामान बेचते समय ये नहीं देखना होता था कि वो हमारी गुड्स खरीदना चाहता है या नहीं, क्योंकि उस समय आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मान लीजिए आपको वॉच चाहिए तो आप कोई ऐसे पर्सन को ढूंढोगे जो वॉच बेचता हो, आप उसको पैसे दोगे और वॉच ले आओगे। बट यही काम बार्टर सिस्टम में नहीं हो सकता था। आपको एक ऐसे पर्सन को ढूंढना होता उस समय जो वॉच बेचना चाहे, बट वो साथ क्या एक चीज की डिमांड करता है जिसको आपको उस समय फुलफिल करने पड़ती। अगर आप फुलफिल करते तो आपके बीच एक्सचेंज हो जाता, अदरवाइज आपके बीच एक्सचेंज नहीं हो पाता। दोस्तों अगला आता है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, यानी मूल्य की समान इकाई का अभाव। अगर आपसे आज कोई पूछे कि आपने एक कार परचेज करी है तो आप उसको क्या बोलोगे? आप बोलोगे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। बट क्या आप सेम आंसर बार्टर सिस्टम में दे सकते थे? आप बोलोगे नहीं। आप बोलोगे क्यों नहीं दे सकते थे? क्योंकि उस समय जब आप कुछ चीज परचेज करते थे तो मनी तो हुआ नहीं करती थी। तो उस समय हुआ क्या करना था? मान लीजिए अगर उस समय आपने कुछ परचेज करा है तो आप उसको कैसे परचेज करते? आप सामने वाले की वांट्स को सेटिस्फाई करते। मान लीजिए कभी कभार सामने वाला आपसे 50 केजी गेहूं मांग लेता, कभी कभार सामने वाला आपसे 2 घोड़े मांग लेता कि अगर आपको ये चीज खरीदनी है तो आप मुझे 2 घोड़े दे दो, या फिर जूते चप्पल दे दो। इन सब से ही आपकी डील होती। तो उस समय कोई कॉमन यूनिट तो होती नहीं, जैसे आज है रुपीस। अगर आप कुछ भी खरीदने चाहते हो तो उस पर एक टैग लगा होता है रुपीस का। अगर आप उसको अफोर्ड करते हो तो आप उसको परचेज कर लोगे, अदरवाइज आप उसको नहीं खरीद पाओगे। बट बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं होता था। वहां कोई कॉमन यूनिट नहीं हुआ करती थी। वहां कभी गाय, भैंस, चावल, गेहूं, ये सब चीजें कॉमन यूनिट वैल्यू हुआ करती थी। दोस्तों अगला पॉइंट निकल कर आता है डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, यानी भविष्य में किए जाने वाले या ठेके भुगतान में कठिनाइयां। अब होती क्या है कि बार्टर सिस्टम में फ्यूचर पेमेंट करने में प्रॉब्लम होती थी। आप फ्यूचर पेमेंट बोल लो या कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट बोल लो, बात एक ही है। मान लीजिए आपने अपने घर में सफेदी करवाई तो आप एक वर्कर को लाओगे। अब सफेदी एक दिन में तो होती नहीं है, उसको करने में हफ्ते लग जाते हैं। तो जब आप सफेदी करवाना स्टार्ट करोगे तो आप उस सफेदी वाले को कुछ पैसे स्टार्टिंग में दोगे और कुछ पैसे एंडिंग में दोगे जब सफेदी पूरी हो जाएगी।
अगर बार्टर सिस्टम में मान लीजिए आप किसी पर्सन को हायर करके लाते कि भाई मेरे घर चल और सफेदी कर दे, तो वो आता, यानी सफेदी यानी व्हाइट वॉश करना, यानी अपने वॉल्स पे सफेदी करवाना, यानी व्हाइट वॉश करवाना, उसको हम सफेदी कहते हैं हिंदी में। तो अगर आप उसको लेकर आते तो आप स्टार्टिंग में मान लीजिए वो कहता भाई साहब मुझे गेहूं चाहिए, और आप उसको गेहूं दे देते, वो काम स्टार्ट कर देता। अब एक हफ्ते बाद वो कहता भाई साहब मुझे गेहूं नहीं चाहिए, मुझे चावल चाहिए, और आपके पास गेहूं रखा है, तो आप उस समय उसको पेमेंट कर पाते? आप सोच में पड़ जाओगे कि भाई पहले मैं गेहूं को किसी ऐसे पर्सन से एक्सचेंज करूंगा जो चावल देना चाहता हूँ। अब आप पूरे एरिया में ढूंढोगे, फिर उससे एक्सचेंज करोगे, फिर उसके आने के बाद आप उस पेंट करने वाले को ये दोगे, क्या पता उस समय उसकी डिमांड चेंज हो जाए, वो क्या भाई साहब मुझे 2 घोड़े चाहिए, अब आप 2 घोड़े कहाँ से लाओगे? तो यही कारण था कि बार्टर सिस्टम में फ्यूचर पेमेंट में मुश्किल होती थी। जबकि आप मनी की बात करो तो आप किसी पर्सन को हायर करते हो, स्टार्टिंग में कुछ पैसे दोगे, जब काम पूरा हो जाएगा तब आप उसको कुछ पैसे दे दोगे और वो अपने घर चले जाएगा, आप भी खुश वो भी खुश। तो मनी के आने से फायदा ये हुआ था कि अब फ्यूचर पेमेंट भी धीरे धीरे होने लगी थी, जो बार्टर सिस्टम में नहीं हो पा रही। दोस्तों अगला पॉइंट निकल कर आता है डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, यानी मूल्य संचय और मूल्य हस्तांतरण की कठिनाइयां। तो बेसिकली बार्टर सिस्टम में 2 प्रॉब्लम हो जाती थी, स्टोरेज करने की और ट्रांसफर करने की। तो चलिए देखते हैं पहले स्टोरेज का मतलब क्या होता है। स्टोर मतलब होता है किसी चीज को अपने पास कहीं रख लेना। अगर मैं आपसे बात करूं तो बार्टर सिस्टम में मान लीजिए आपके पास गेहूं है, तो गेहूं को आप स्टोर करके रखोगे तो उसकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो काफी कम होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ समय बाद वो खराब हो जाएगा और आप उसको यूज ही नहीं कर पाओगे। जबकि अगर मैं मनी की बात करूं तो आप उसको 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल तक रख सकते हैं, जब तक वो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड रहती है, तो वो तो खराब नहीं होगी। तो बार्टर सिस्टम में हम चीजों को स्टोर करके नहीं रख पाते थे। मान लीजिए आपके पास एक घोड़ा है, तो आप घोड़े को स्टोर करके रख सकते हो? नहीं रख सकते हो। जबकि मनी को आप अपनी जेब में, पर्स में, अलमीरा में, हर जगह रख सकते हो। तो अगला आता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब आपसे बात करूं तो बार्टर सिस्टम में वैल्यू को ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम होती थी। मान लीजिए आपके पास पैसा है, आपको किसी को ट्रांसफर करना है, तो आप जाओगे पैसे बटुए से निकालोगे और उसको दे दोगे। बट बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं होता था, वहां ट्रांसफर करने की भी एक कॉस्ट होती थी। मान लीजिए आपके पास 50 केजी चावल है, तो आप उसको अपने कंधे पे तो रख के लेके जाओगे नहीं, आप किसी गाड़ी वाले के थ्रू उसको भेजोगे। अब जब गाड़ी वाले को भेजोगे तो गाड़ी वाले भैया भी पैसा मांगेंगे। अब वो पैसा मांगेंगे तो वो पैसे तो एग्जिस्ट ही नहीं करते बार्टर सिस्टम में, तो आप उनको पेमेंट कैसे करोगे? फिर आप सबसे पहले उन भैया की जो आपका सामान लेके जा रहे हैं उनको उनके अकॉर्डिंग पेमेंट करनी पड़ेगी जिसमें वो चाहते हैं। अगर आपके पास वो चीज है तो आप कर दोगे, अदरवाइज आपको भी पहले वो चीज ढूंढनी पड़ेगी और फिर वो भैया लेके जाएंगे, फिर जाके वो देंगे। तो इससे काफी लंबा समय भी लगता है। जबकि मनी में हम चीजों को आसानी से स्टोर भी कर सकते हैं और हम जब चाहे उसको आसानी से ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ट्रांसफर यानी आप अपनी जेब से निकाल के किसी को पैसे दे दो तो उसको हम ट्रांसफर भी कह सकते हैं। तो बार्टर सिस्टम में ये सारी प्रॉब्लम थी। पहला लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, दूसरा लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, फिर तीसरा था डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, फिर आपका फोर्थ निकल के आता है डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ये सारी वो प्रॉब्लम थी जिसके कारण बार्टर सिस्टम जो है बंद हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो कारण बार्टर सिस्टम बंद होने के रहे हैं वो सारे कारण मनी को पैदा करने के रहे हैं। आपने एक लाइन सुनी होगी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जब ये बार्टर सिस्टम में हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी तभी मनी का हमने धीरे धीरे इन्वेंशन करा होगा। जो मनी आज हम यूज कर रहे हैं क्या वो मनी सीधा उस फॉर्म में आई थी या फिर उसके अलावा पहले कोई और फॉर्म की मनी चलती थी? तो इसके बारे में हम अगले पार्ट में जानेंगे। तो दोस्तों अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह रहा है बार्टर सिस्टम से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकूं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके चैनल को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।